अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार एक्नॉलेज करो मेरी वॉइस सबको आ रही है सही। स्टूडेंट्स मेरी वॉइस सबको आ रही है। ठीक है जनाब, थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट लैब तक के हम लोगों ने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था भाई? कौन बताएगा? सर पिक्चर बॉक्स का पढ़ा था ना। नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या टॉपिक था? इनकैप्सुलेशन है, राइट? यस सर। तो जनाब इनकैप्सुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट था, ओवरव्यू करते हुए चलते हैं। इनकैप्सुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा बाइंडिंग। सही कि आप अपने क्लास के अंदर कोई भी फील्ड यानी कोई भी अपना डाटा, देखो हम लोग अगर अपनी क्लास में डाटा को एक्सेस करते हैं तो बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, राइट? तो एट्रीब्यूट में हमारा डाटा होता है। अगर हमें प्राइवेट हमारा कोई डाटा जो है वो सिक्योर अगर हमें करना है कि भाई हम आउटसाइड द क्लास उसको डायरेक्ट एक्सेस ना कर सकें, तो जनाब हम उसको प्राइवेट कर देते हैं। अब प्राइवेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि विद इन द क्लास, अब वो क्लास से बाहर तो एक्सेस नहीं हो सकता। तो जनाब इनकैप्सुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट था, और इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के हमारे पास तीन तरीके थे कि हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी मेथड, के जिसमें प्रॉपर्टी मेथड में हमें जो है वो गेट सेट का कॉन्सेप्ट मिलता था कि भाई गेट क्या करता था और सेट क्या करता था। इसी तरीके से इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए दूसरा तरीक़ेकार था कि हम जो गेट का काम कर रहे थे वो हम कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते थे, और इसी तरीके से जो गेट का काम करते थे वो हम एक सिंपल मेथड से भी कर सकते थे। तो तीन तरीक़ों से इनकैप्सुलेशन को अचीव कर रहे थे। बज़ाहिर तौर पर इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या था जनाब? कैप्सूल की एग्जांपल इसलिए दी जाती है कि कैप्सूल जो होता है वो बज़ाहिर हमें दिखता है कि वो एक होल है, लेकिन उससे इम्पैक्ट कौन करता है? उसके अंदर का की दवा जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है या डिफरेंट डिफरेंट कैप्सूल होते हैं। तो वो कैप्सूल का कॉन्सेप्ट ही यही है कि बज़ाहिर दिखने में तो हमें वो कैप्सूल नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो असल काम की चीज़ होती है वो उस अंदर की दवा होती है जो कि असर करती है हमारी बॉडी में। तो इनकैप्सुलेशन में भी हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी मेथड कंस्ट्रक्टर वगैरह के थ्रू बज़ाहिर तौर पर यूज़र को लग रहा होता है कि भाई हम कंस्ट्रक्टर को वैल्यू दे रहे हैं या प्रॉपर्टी मेथड को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वैल्यू जा कहाँ रही होती है? वो उस प्राइवेट एट्रीब्यूट में जा रही होती है, जिसकी वजह से वो एट्रीब्यूट जो है वो हमारा सिक्योर हो जाता है। अब लैब नंबर 9 भी जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं? क्लास का मेंबर होते हैं। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पहली क्लास में क्लास के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि भाई एक क्लास जो है वो उसके मेंबर क्या क्या हो सकते हैं, और मैंने शायद वाइवा में भी आप लोगों से ये सवाल पूछा था कि भाई किसी की क्लास के मेंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो जनाब क्लास इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर जो उसके मेंबर होते हैं वो उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, वो उसके मेथड्स हो सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर हो सकता है। दिस ऑल आर थिंग द मेंबर ऑफ द क्लास, राइट? तो अब जनाब प्रॉपर्टी के बारे में ये लोग क्या कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी इन सी शार्प इज अ मेंबर ऑफ द क्लास दैट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म फॉर द क्लास टू एक्सपोज द प्राइवेट फील्ड। ये वाली बात भी सबको समझ में आती होगी भाई प्रॉपर्टी सी शार्प के अंदर हमें क्या कॉन्सेप्ट देता है जनाब? एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे क्लास के अंदर कोई भी प्राइवेट फील्ड है उनको एक्सेस करवाने में हमारी मदद करता है। इंटरनली होता यह है कि प्रॉपर्टी आर स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कॉल्ड एक्सेसर्स। अब प्रॉपर्टी के अंदर जो गेट सेट का जो हमें कीवर्ड मिलता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई क्लास
बनाता हूँ क्लास ए। अब इस क्लास के अंदर जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है, सही है। अब ये क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी मेथड कहलाता है, जिसमें जनाब गेट की अपनी फंक्शनलिटी होती है। हम अगर यहाँ पर गेट की बात करें तो गेट की जनाब अपनी फंक्शनलिटी होती है, और इसी तरीके से सेट की अपनी फंक्शनलिटी होती है। थोड़ा सेंटेक्स मिस कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी गेट की, और जनाब मैं बात करूँ यहाँ पर सेट की, तो इन दोनों की अपनी अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये मिलकर जो है वो पूरी एक प्रॉपर्टी मेथड बनाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, माय प्रॉपर्टी के नाम से एक प्रॉपर्टी है, जिसमें हमें एक गेट एक्सेसर मिल रहा है, और जनाब एक हमें सेट एक्सेसर मिल रहा है। ठीक है। अब गेट की फंक्शनलिटी क्या होती है और सेट की फंक्शनलिटी क्या होती है, ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि भाई इससे हम लोग क्या क्या काम ले रहे हैं बेसिकली। तो ये मिलकर एक स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। अब फॉर सपोज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई हमारे पास कोई भी प्राइवेट फील्ड है, प्राइवेट इंटीजर ए। अब एक वेरिएबल है। अब ये तो प्राइवेट हो गया, इसका स्कोप विद इन दी क्लास हो गया। अगर मैं यहाँ पर मेन में जाकर ए का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, यानी क्लास ए जो है वो मेरे पास A1 इक्वल टू न्यू, तो यहाँ पर A1 डॉट करने के बाद मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन जनाब मुझे मेरा वेरिएबल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप क्या है, प्राइवेट है। अब इसका अपना एक वर्क होता है, और इसका अपना एक वर्क होता है। तो जनाब प्रॉपर्टी के बारे में भी क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है। प्रॉपर्टी मेथड में और जनाब सिंपल मेथड में क्या फ़र्क है, देखें। अगर मैं बात करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो इस तरह तो हमारा एक मेथड भी बनता है, इस तरीके से हमारा एट्रीब्यूट भी बनता है। तो हम इसको स्पेशल टाइप ऑफ मेथड इसलिए कहते हैं जनाब कि एक ऑर्डिनरी मेथड मेथड जो होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पब्लिक वाइड शो। अब जनाब इस मेथड में और इस मेथड में क्या फ़र्क है जनाब, पैरेंथेसिस का फ़र्क होता है सेंटेक्स के हवाले से। अगर मैं यहाँ पर इस मेथड की बात करूँ, ठीक है, तो जनाब ये वाला मेथड क्या हुआ, ये सिंपल मेथड हुआ। और इसको हम लोग प्रॉपर्टी मेथड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें गेट साइड एक्सेसर है, और दूसरी बात ये है कि प्रॉपर्टी मेथड में पैरेंथेसिस नहीं आती इस तरह का, ये नहीं आता। ठीक है जनाब। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी आगे इन्होंने दी हुई है, उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रॉपर्टी हैज़ टू एक्सेसर गेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी में जो है वो दो एक्सेसर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास गेट प्रॉपर्टी एक्सेसर एंड सेट प्रॉपर्टी एक्सेसर। दो टाइप के एक्सेसर होते हैं। अब क्या काम होता है कि भाई कह रहे हैं कि भाई गेट एक्सेसर रिटर्न द प्रॉपर्टी वैल्यू। गेट क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, और सेट क्या करता है, असाइन दी न्यू वैल्यू। यानी मैं इसको कह सकता हूँ आपके हिसाब से कि भाई गेट जो जो रिटर्न कर रहा है, क्या वो रीड ओनली कहलाएगा या राइट ओनली कहलाएगा, कौन बताएगा। रीड ओनली। गेट जो है वो रीड ओनली होगा। क्यों? क्योंकि वो जस्ट रिटर्न करके ला के देगा। और अगर मैं बात करूँ सेट की, तो सेट में हम वैल्यू असाइन करवाते हैं, और असाइन करवाने का मतलब होगा राइट द वैल्यू कीवर्ड रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब सेट के अंदर हमारे पास एक जनाब वैल्यू का कीवर्ड भी इस्तेमाल होता है। अब उसका काम क्या होता है उसके बारे में कह रहा है कि भाई वैल्यू का कीवर्ड जो है वो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है कि भाई प्रॉपर्टी से कौन सी वैल्यू उठ के आ रही है। तो वैल्यू कीवर्ड क्या करता है, उसको एक्सेस करता है, जो कि आउटसाइड द क्लास प्रॉपर्टी से जो वैल्यू उठ के आ रही है उसको। ठीक है जनाब। आगे क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टी इन सी शार्प डॉट नेट वेरियस एक्सेस लेवल आर डिफाइंड बाय एक्सेस मॉडिफायर। कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जनाब, जल्दी से बताओ।
4 to 5 होता है। हाँ कौन कौन से बराबर? प्राइवेट, पब्लिक, इंटरनल, प्रोटेक्टेड, इंटरनल। सही है, प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है, इंटरनल होता है, और जो है वो प्रोटेक्टेड इंटरनल होता है। सही है। तो प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। अगर बाय डिफॉल्ट किसी भी क्लास में कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा हो, अगर मैं यहाँ पे इस टाइम ये वाली बात करूँ, इस टाइम ये वाली जो क्लास है इसमें कौन सा एक्सेस मॉडिफायर इम्प्लीमेंट हो रहा है? इंटरनल। इंटरनल हो रहा है, राइट। इंटरनल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, शाबाश बताइए, क्या फ़र्क है पब्लिक और इंटरनल में? सर इंटरनल विद इन दिस क्लास ही एक्सेसिबल होगा। विद इन द क्लास एक्सेसिबल होता है, विद इन द क्लास एक्सेसिबल होता है, नहीं गलत बोल दिया। मतलब सर ये जो आपने एप्लीकेशन खोली हुई है इसी में, हाँ विद इन द असेंबली, इसके अलावा विद हाँ इन विद इन द असेंबली, असेंबली। ठीक है। विद इन द नेम स्पेस और असेंबली, विद इन द होल प्रोजेक्ट। यानी अगर इंटरनल है ना तो सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन की एप्लीकेशन में किसी भी जगह एक्सेसिबल हो सकता है, लेकिन अगर कोई और प्रोजेक्ट इसमें ऐड करवा दूँ, लिंक भी करवा दूँ, तो इंटरनल एक्सेसिबल नहीं होता, वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल होता है, राइट। तो जनाब यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में भी बात की जा रही है कि सी शार्प एंड डॉट नेट हैव वेरियस एक्सेस लेवल दैट आर डिफाइंड बाय एक्सेस मॉडिफायर। प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग डिफरेंट एक्सेस लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। और प्रॉपर्टी कैन बी रीड राइट ओनली, और अच्छा अब जनाब मज़े की बात ये आ गई कि भाई प्रॉपर्टी कैन बी रीड राइट, प्रॉपर्टी जो है वो रीड राइट भी हो सकती है। रीड राइट का क्या मतलब, जहाँ शाबाश बताइए जल्दी से, अभी आप लोगों ने बताया है सर सर उसको गेट अगर एंड आप सेट। रीड भी गेट एंड कर, सेट दोनों होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो रीड ओनली, इसका क्या मतलब है? गेट सर गेट। तो फिर सेट कैसे करवा सकते हैं? राइट ओनली। सर प्राइवेट इंटीजर को मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑलरेडी असाइन कर लेते हैं वैल्यू, मतलब शुरू से। जैसे देखें मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये प्रॉपर्टी से हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, इंकैप्सुलेशन अचीव करते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर जी सर। प्रॉपर्टी सिर्फ रीड ओनली है ना, तो इसका मतलब कि भाई प्रॉपर्टी में गेट का काम सिर्फ हो रहा है, बाकी सेट का काम या तो मेथड करवा सकता है या तो कंस्ट्रक्टर करवा सकता है, ऐसा ही है ना। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ गेट इस्तेमाल होता है, और जनाब और सेट का काम हम कंस्ट्रक्टर से भी ले सकते हैं और मेथड से भी ले सकते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ राइट ओनली होती हैं, कि जिसमें सिर्फ सेट होता है, रिटर्न हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू या रिटर्न हम मेथड के थ्रू भी करवा सकते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी रीड राइट, द रीड राइट प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट बोथ। अब यहाँ पे देखो बताया हुआ भी है कि द रीड राइट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसमें दोनों एक्सेसर मौजूद होते हैं, गेट भी होता है और सेट भी होता है। अगर राइट ओनली की बात करें तो इम्प्लीमेंट सेट एक्सेसर बट नो गेट एक्सेसर। इस लाइन का क्या मतलब है, अगर राइट ओनली प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं तो जनाब राइट ओनली प्रॉपर्टी में सिर्फ सेट एक्सेसर होता है, गेट एक्सेसर मौजूद नहीं होता। अब गेट का काम हम किसी और तरीके से ले सकते हैं, मेथड के थ्रू ले सकते हैं। अच्छा अगर हम रीड ओनली प्रॉपर्टी की बात करें तो इम्प्लीमेंट ओनली गेट एक्सेसर। सही है भाई, ये दो पैराग्राफ समझ में आ गया सबको। अब आखिरी चीज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसलिए लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हुए जा रहे हैं ताकि जो है ना आगे के लिए हमारे पास आसानी हो जाए। अच्छा जनाब, अगली बात क्या कह रहे हैं कि इन सी शार्प प्रॉपर्टी आर नथिंग बट द नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ डाटा फील्ड। सी शार्प प्रॉपर्टी को हम लोग नेचुरल एक्सटेंशन कहते हैं किसी भी डाटा फील्ड के लिए, अगर वो प्राइवेट हो। दे आर यूजुअली नोन एज द स्मार्ट फील्ड इन सी शार्प community. We know that the encapsulation and hiding of the two fundamental characteristics of object oriented programming language। जनाब इस लाइन का मतलब ये है कि हमें
हम जानते हैं कि भाई डेटा इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है, और हाइडिंग आर टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इन सी शार्प डेटा इनकैप्सुलेशन इज पॉसिबल थ्रू आइदर क्लास एंड स्ट्रक्चर्स. अच्छा क्लास, मैं आप लोगों को बता दूं, आपके टीचर भी शायद आप लोगों को बताएं कि ये दो टाइप की टर्म्स होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्लासेस और स्ट्रक्चर्स. इन दोनों में एक मेजर फर्क होता है. ये भी कलेक्शन होती है, ये भी कलेक्शन टाइप होती है, लेकिन जनाब क्लासेस जो है ना वो हीप मेमोरी पे चलती है, और स्ट्रक्चर जो है वो स्टैक मेमोरी पे चलती है. तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक्सेप्शन होती है हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो की. नाम सुना है स्टैक ओवरफ्लो? जी सर. ठीक है, तो वो एक छोटी सी मेमोरी एरिया होता है जो जल्दी फिल हो जाता है, और जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं वो बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है वो क्लासेस की तरह ही बनते हैं. ठीक है, लेकिन इनको इसलिए नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि ये हीप वो स्टैक मेमोरी पे चलता है. क्लासेस हीप मेमोरी पे चलते हैं. कभी आपने हीप ओवरफ्लो की एक्सेप्शन सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी. तो हीप जो है वो एक बड़ा मेमोरी एलोकेशन एरिया होता है, सही है, जो कि क्लासेस उन्हीं पे बनती है. बाय यूजिंग द वेरियस एक्सेस मॉडिफायर लाइक प्राइवेट, protected, public, internal, etc. It is possible to control the accessibility of the class member. We all are thinking about properties. अब जनाब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई प्रॉपर्टीज इस्तेमाल ही क्यों की जाती हैं, रीज़न क्या है. अब उसका एग्जाम्पल भी उन्होंने यहाँ पर नीचे डिफाइन की है, उस एग्जाम्पल को समझते हुए चलेंगे. तो जनाब यूजुअली इनसाइड अ क्लास वी ऑलवेज डिक्लेयर द डाटा फील्ड एज अ प्राइवेट. सही है कि भाई हमने आमतौर पे क्या करते हैं कि भाई क्लास में हम अपने डाटा फील्ड को प्राइवेट कर देते हैं, बिकॉज मेकिंग अ क्लास फील्ड पब्लिक एंड एक्सपोजिंग टू द एक्सटर्नल वर्क इज बैड. इसका मतलब ये है कि ताकि जो है वो हम आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस ना कर पाएँ, या अगर करें भी तो किसी को कोई और तरीके से, दुनिया को कुछ और दिखे लेकिन हो कुछ और हो. तो इसलिए प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. अगर आप लोगों को याद हो, हमने इनकैप्सुलेशन में भी यही काम किया था कि जो एक एक्स का वेरिएबल बनाया था वो प्राइवेट था, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हम लोग बना रहे थे वो क्या थी, पब्लिक थी. अब मेन सेक्शन पे बज़ाहिर लग रहा था कि भाई हम प्रॉपर्टी को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या काम था कि भाई उस प्राइवेट फील्ड को वैल्यू दे रही थी जाके. तो एज यू विल नॉट हैव कंट्रोल ओवर व्हाट गेट असाइन एंड रिटर्न. जनाब अगर हम अपनी फील्ड को, जो हमारा डाटा होता है, अगर उसको प्राइवेट पब्लिकली यूज़ करें ना, बाय विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट हो सकती है. अब जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल ली है कि सपोज यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ क्लास नेम स्टूडेंट, कि भाई आपसे कहा जा रहा है कि एक क्लास बनाओ स्टूडेंट के नाम से, और उसके अंदर 3 फील्ड्स बना दो, एक आईडी के नाम से, एक नेम के नाम से, और एक पासिंग मार्क्स के नाम से. अब उन्होंने कुछ रूल्स भी डिफाइन कर दिए. जनाब इस चीज़ को समझिएगा कि इन्होंने इन एट्रीब्यूट्स के लिए कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए. अब पहला रूल क्या है कि भाई आईडी जो है वो शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव वैल्यू. आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी आईडी माइनस में हो? ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, मेरी भी नहीं है. तो जनाब यहाँ पर पहले रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दिया कि भाई आईडी जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नंबर. नेम के नॉट सेट टू बी नल, नेम जो है वो नल नहीं सेट हो सकता. तीसरा कंस्ट्रेंट क्या डिफाइन किया हुआ है कि अगर स्टूडेंट का नाम मिसिंग है तो जनाब नो नेम आ जाना चाहिए, शुड बी रिटर्न. अगर किसी स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा फील्ड में तो जनाब वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न कर दे, नो नेम. पासिंग मार्क्स शुड बी रीड ओनली, कि पासिंग देखो एलएमएस की बात कर लो. अब एलएमएस में मैंने आप लोगों के मार्क्स लगाए लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 8 तक, सही है. क्या आप लोगों के पास राइट है कि आप उसको चेंज कर सको? आप लोगों के लिए वो मार्क्स क्या हैं, जस्ट रीड ओनली, सही है.
लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास अपने मार्क्स जो है वो रीड ऑनली हैं, लेकिन आप लोगों के मार्क्स जो है वो रीड और राइट एंड अपडेट ऑन सब कुछ है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर देखो इन्होंने एक क्लास बना दी स्टूडेंट के नाम से, ठीक है, और हम भी उसी तरीके से क्लास बना लेते हैं कि भाई हमने इस क्लास का नाम ले लिया स्टूडेंट। अब इन्होंने क्या किया कि भाई हमारे पास एक एट्रीब्यूट था जो यूज़ करने जा रहे थे कि भाई आईडी, नेम और पासिंग मार्क्स। अब इन्होंने बजाय इसके सिंपल क्या किए कि इन तमाम एट्रीब्यूट को डायरेक्ट पब्लिक बना दिया कि भाई पब्लिक इंटीजर आईडी हो गई, पब्लिक स्ट्रिंग नेम हो गया, पब्लिक इंटीजर पासिंग मार्क्स हो गया। तो जनाब हम भी यहाँ पर ले लेते हैं पब्लिक इंटीजर, हमने भी बना दी आईडी। इसी तरीके से पब्लिक स्ट्रिंग के नाम से हमने बना दिया नेम। इसी तरीके से पब्लिक इंटीजर पासिंग मार्क्स। अब जो काम इन्होंने ये किया था हमने भी ये वाला काम कर दिया। अब आगे इन्होंने क्या किया जनाब कि मेन के सेक्शन में गए और मेन के सेक्शन में जाकर इन्होंने सीधा सीधा ऑब्जेक्ट पास करवाया। कौन सा? स्टूडेंट। स्टूडेंट के नेम की बात करें, मैं अपने बात कर लेता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब उसके बाद जनाब फॉन्ट डॉट करने के बाद अगर मैं बात करूँ आईडी की, तो जनाब मैं इजीली यहाँ पर आईडी जो है वो अपनी ये दे सकता हूँ, जो मेरी अपनी एक्चुअल आईडी। जबकि ये काम करने के लिए तो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन थी, रिस्ट्रिक्शन थी या नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा हुआ था उन्होंने पहले कि भाई आईडी शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो जनाब मैंने तो यहाँ पर इजीली क्या कह दिया कि भाई नेगेटिव वैल्यू दे दी, पहला रूल वायोलेट कर दिया। अब उसके बाद जनाब यहाँ पर फॉन्ट डॉट करने के बाद, चलो मैं समझाने के लिए समझ जाना भाई, कोई और ऑब्जेक्ट रख लेना आप लोग। अब आईडी जो है और अब नेम जो है जनाब इन्होंने भी क्या कर दिया कि भाई नल, तो हमने भी यहाँ पर कह दिया कि भाई नेम जो है वो हमने भी यहाँ पर नल रख दिया। अब नेम का भी रूल हमने वायलेट कर दिया। तीसरी बात क्या था कि क्या क्या थी कि जनाब इफ़ द स्टूडेंट नेम इज़ मिसिंग, हमने यहाँ पर तो स्टूडेंट का नेम मिस कर दिया और नल दे दिया, नल एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई नेम कैन नॉट सेट नल, और अगर किसी का नेम नल हुआ तो वो डायरेक्ट रिटर्न कर दे क्या? नो नेम। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई कहानी नज़र नहीं आ रही होती, तो भाई हमने नेम का भी रूल वायोलेट कर दिया। अगली चीज़ क्या है जनाब? पासिंग मार्क्स शुड बी रीड ओनली। हम तो यहाँ पे आराम से अपनी मर्जी से मार्क्स डाल रहे हैं। ये आ गया पासिंग मार्क्स इक्वल टू 23 या 25 वॉट एवर। तो यहाँ पर भी जनाब इन्होंने क्या कर दिया कि भाई पासिंग मार्क्स जो है वो ईजीली उठाए और उसके बाद सबको एक एक साथ प्रिंट करवा दिया। तो आपके हिसाब से मुझे ये बात बताइए कि इन चारों रूल्स में से कोई रूल इस टाइम आपको फॉलो होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। सही है। तो क्या पॉसिबल है कि मैं इस सिचुएशन में, यानी मेरे पास मैंने फील्ड क्या कर दी, अगर पब्लिक की भी हैं, तो जनाब मैं इनमें कोई कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ? चलो अगर मैंने प्राइवेट इनको कर दिया तो मैं तो यहाँ पर एक्सेस ही नहीं करवा सकता। क्या करूँ? कोई सूरत नज़र आ रही है ऐसे करने की? मुझे भाई ये रूल्स लगाने जनाब, सोचिए जनाब। सर गेट सेट में इफ की कंडीशंस लगा देंगे। सही है। ये चीज़ हमें एक बात समझ में आती है कि जनाब हमें यहाँ पर अगर हमने इन सब को, अगर मैंने यहाँ पर इन सब को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, तो जनाब ये तो एक्सेसिबल हो ही नहीं सकती हैं तीनों चीज़ें। ठीक है, अब प्राइवेट कर दिया तो ये एक्सेसिबल नहीं हो सकती, तो फिर पब्लिक करूँगा तो यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल हो सकती हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से। तो भाई मैं रूल्स क्या लगाऊँ ऐसा? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लुक ऑल वायोलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज हैपनिंग। तमाम रूल्स को
हम लोग वायोलेट करते हुए जा रहे हैं। अगर हमने अपने क्लास को इस तरीके से डिज़ाइन किया तो जनाब इस तरीके से डिज़ाइन करने पर हमारे पास ये चारों रूल्स क्या हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि भाई लुक, ऑल वायोलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ पब्लिक फील्ड, क्योंकि पब्लिक फील्ड हमने कर दी थी तमाम फील्ड्स को, तो जिसकी वजह से पब्लिकली एक्सेस हो गया था कि भाई अगर आप लोगों को पासिंग मार्क्स का अगर राइट मिल जाए तो हर कोई अपने 100 लगा के बैठा हुआ होगा, पूरे पूरे लगा के बैठा हुआ होगा, भले से उसने कुछ किया हो या ना किया हो। ले जाएंगे सर, ऐसे ठीक है, हम करेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नहीं करेंगे ऐसा, मैं शायद कर दूँ ऐसा। तो भाई मुझ जैसों को इस चीज़ का राइट नहीं देना, अगर पब्लिक कर दिया तो जनाब मुझ जैसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना करप्शन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई सो इफ यू वांट टू इन्फोर्स दिस देन प्रोबेबली यू वांट टू टर्न योर पब्लिक फील्ड इनटू प्राइवेट फील्ड। जनाब अगर हमने इनको प्राइवेट फील्ड कर दिया तो हमें एक बात समझ में आई कि भाई यहाँ तो एक्सेसिबल हो ही नहीं रहा, तो अब क्या करें, and have some sort of mechanism in place to control what get into this field and what get out of this field। अब हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करना पड़ेगा इनको, इनके लिए। हमने इनको प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट करके हम ये वाला काम तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलो हमने एक काम तो ये कर दिया कि भाई हम इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जनाब हमें इनको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है। और शुरू में क्या कहा जा रहा था कि सी शार्प इज द सी शार्प प्रॉपर्टी इज द फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। तो जनाब यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि भाई एंड सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म टू प्लेस टू कंट्रोल व्हाट गेट इनटू दिस फील्ड, कि आप इनसे क्या गेट करो और इनको इनसे क्या गेट आउट ऑफ द फील्ड ऑफ दिस फील्ड। तो जनाब कहा जा रहा है सीधा सीधा लफ्ज़ों में कि भाई इनको एक्सेस करने के लिए अपने तौर पर कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करने के लिए जनाब आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जो इनको गेट भी कर सकें, सेट भी कर सकें। तो भाई छूते हमारे ध्यान में आ रहा है कि जनाब इसको प्रॉपर्टी मेथड के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that doesn't have the property they use getter setter method to fulfill this requirement। अगर प्रॉपर्टी मेथड नहीं है तो जनाब गेटर सेटर मेथड के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, गेटर सेटर मेथड के थ्रू। जनाब गेटर सेटर कोई कीवर्ड नहीं है, ये गेट और सेट को हम के बिहेवियर हम एक अपने सिंपल मेथड में प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए कि इन्होंने इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई करते हुए किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया कि अब यहाँ पर जो ये तीन हमारे पास प्राइवेट फील्ड थे, अब जैसे कि अब पासिंग मार्क्स के बारे में कहा जा रहा था कि भाई रीड ऑनली। अब फॉर एग्जांपल मुझे कल मेरे मिड टर्म में मार्क्स लगे अल्हम्दुलिल्लाह 25 में से 21.5। अब ये मेरे लिए जो है वो क्या है, रीड ऑनली। तो अब मैं इसको अगर चलो राउंड ऑफ कर लेता हूँ 21। अब ये जो पासिंग मार्क्स हो गए ये मेरे लिए क्या हो गया, रीड ऑनली, कि मैं इसको सिर्फ देख सकता हूँ, मैं इनको छेड़ नहीं सकता। अब ये 25 में से 21 जो है वो मेरे पासिंग मार्क्स और जो मैंने ऑब्टेन किए। अब यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि भाई कमेंट आउट करके कहा हुआ है कि भाई सेट स्टूडेंट आईडी। अब एक मेथड लिया, ये सिंपल मेथड है ना, हमने भी सीधा सीधा यहाँ पर एक मेथड बना लिया, पब्लिक वॉइड सेट आईडी के नाम से एक मेथड बना लिया, जिसको हम लोग सेटर का नाम देते हैं। सही है, जिसको हम लोग सेटर का नाम देते हैं, जो कि सेट का बिहेवियर प्रोवाइड करेगा। अब इन्होंने क्या कहा कि जनाब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई आईडी शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव वैल्यू, कि आईडी हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो जनाब हमने ये मेथड लिया और जो आईडी आएगी पैरामीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
किसी भी मेथड में पैरामीटर क्यों लिए जाते हैं, ये भी मैंने शायद वाइवा में आप लोगों से पूछा था। क्यों लिए जाते हैं भाई पैरामीटर? यूजर से इनपुट लेने के लिए, राइट। अब क्योंकि आईडी क्या है, यूजर से इनपुट लिया जाएगा ना इसमें, तो हमने क्या किया कि भाई जो सेट मेथड बनाया था उसमें इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर ले लिया। हमने कह दिया कि भाई आईडी के नाम से, कैपिटल आईडी के नाम से हमने जो है एक पैरामीटर ले लिया। अब उसके बाद इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि इसमें कि भाई आईडी, इफ आईडी इज लेस देन इक्वल टू 0, आईडी क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। अगर लेस देन इक्वल टू 0 हुई तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू होगी, और नेगेटिव वैल्यू में हमें क्या मिल जाए, एक एक्सेप्शन मिल जाए। तो यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी कि भाई जो हमारे पास आईडी आएगी, अब कौन सी आईडी आएगी जनाब, ये वाली आईडी, ठीक है। अगर ये वाली आईडी लेस देन इक्वल टू 0 हो गई तो जनाब कंसोल और राइट लाइन में हमें एक मैसेज मिल जाए कि इनवैलिड आईडी, वरना क्या हो, वरना सीधा सीधा हो दिस डॉट करने के बाद जो हमारे पास आईडी है इक्वल टू आईडी का पैरामीटर। क्या ये कोई मुश्किल काम है? अब ये काम हमने क्या कर लिया कि जनाब सेट कर लिया, आईडी को हमने क्या कर दिया, सेट करवा दिया। अब इसी तरीके से इन्होंने गेटर का बिहेवियर लिया। गेटर क्या होता है आप सबको पता है, गेटर का मतलब होता है रीड ओनली। गेटर सिर्फ आपको आपकी वैल्यू दिखाएगा। तो जनाब इन्होंने क्या किया कि भाई एक और, अब कौन सी वैल्यू दिखाएगा, आईडी की टाइप क्या है, आईडी की टाइप इंटीजर है। तो जनाब हमने एक और मेथड ले लिया पब्लिक, जिसकी रिटर्न टाइप हो गई इंटीजर, और उसको क्या नाम दे दिया, गेट आईडी के नाम से। ये मेथड हमने ले लिया। फिर सीधा सीधा ये क्या कर रहे हैं कि भाई वो जो भी आईडी आ रही है उसको रिटर्न कर रहा है। तो हमने कह दिया कि भाई रिटर्न कर दो दिस डॉट आईडी, जो भी आईडी आ रही है ठीक। तो प्रॉपर्टी में भी तो यही काम करते हैं, लेकिन ये क्लास मुझे बताओ कि क्या ये मैंने प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की है? कौन बताएगा, क्या यहाँ पे क्यों प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है? स्टूडेंट्स रिप्लाई मी। कैलकुलेशन किया। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी का बिहेवियर सिंपल मेथड्स के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट किया। यानी गेटर और ये सेटर, सॉरी ये सेटर हो गया और ये हो गया गेटर। सेट क्या करेगा, वैल्यू यूजर से इनपुट लेगा, और हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दिया। ठीक, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अब इस टाइम कि जनाब अगर मैंने, चलो मैं इसको ऑब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ S1, इसको रीनेम कर देना। अब S1 डॉट करने के बाद मैं यहाँ पर जनाब इम्प्लीमेंट करूँगा सेट आईडी। अब ये सेट आईडी जैसे मैं लिखूँगा तो ये मुझसे मांग रहा है आईडी का, आईडी की वैल्यू। अब जनाब मैंने आईडी की वैल्यू दे दी -64430, ये मैंने आईडी की वैल्यू दे दी। अब ये इसको वैल्यू तो मिल गई। अब S1 डॉट करने के बाद जनाब मैं लिखूंगा गेट आईडी। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा तो आपके हिसाब से मुझे क्या मिलना चाहिए, इनवैलिड आईडी। तो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन भी लिख देता हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन। हो गई बात। अब देखो जनाब इसने यहीं पे रोक दिया,
इसने यहीं पे रोक दिया। इस आईडी तो मैंने इस पैरामीटर में दी है, लेकिन अब कंडीशन क्योंकि मैंने यहाँ पे दे दी थी कि भाई आईडी जो है वो एक लेस देन 0 की वैल्यू है, तो जनाब इसका मतलब ये है कि ये इफ के ब्लॉक में चली जाएगी, ये आईडी इसमें असाइन नहीं करेगा। अगर ये इस कंडीशन के बाद इसमें असाइन कर देता तो मेरा मकसद ही फौत हो जाता। अब यहाँ पर देखें बज़ाहिर यूज़र को क्या दिख रहा है कि बज़ाहिर यूज़र को ये दिख रहा है कि हमने आईडी जो है वो इस मेथड में प्रोवाइड की है, लेकिन एक्चुअली ये मेथड क्या काम कर रहा है। ये मेथड जो है वो एक पैरामीटर में वैल्यू उठा के लेके आ रहा है, उसके बाद कंडीशन में चेक कर रहा है कि आइदर ये वैल्यू सही है या नहीं। अगर ये वैल्यू सही है तो ये कि ये क्या कर देगा, जो एक्चुअल मेरा प्राइवेट फील्ड है उसमें लाके असाइन कर देगा, वरना क्या करेगा, यहीं पे आके रोक देगा। ये वाली बात कितनों को समझ में नहीं आई। अब गेट मैंने लिखा, अब ये गेट में तो इसको मुझे बताओ वैल्यू मिलेगी या नहीं गेट में, क्योंकि जब इस मिलेगी। कंडीशन नहीं मिलेगी जनाब, अभी नहीं मिलेगी, इस वैल्यू पे नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ये देखो ना, इफ की कंडीशन क्या हो गई, वायलेट हो गई। इफ की कंडीशन क्या हो गई, ये ट्रू हो गई कि आईडी जो है वो लेस देन 0 है। यानी आप देखें ना आईडी क्या है, -64430। ये एक बड़ी आईडी है लेकिन माइनस में है, तो माइनस में क्या दे रहा है हमें, इनवैलिड। जब इनवैलिड इसने दे दिया तो जनाब आईडी की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वेरिएबल में पास नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आके हमारा रूल वायोलेट हो गया। अगर मैं इसको एज ब्लॉक में बाइंड कर दूं आपकी आसानी के लिए, तो भाई आप ये वाला काम इसमें कर लो इस तरीके से, यहाँ से उठाओ और इसमें लाके पे। तो अब तो देख के बता सकते हो कि भाई अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो भाई ये एल्स नहीं चलता। अब आईडी की अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आईडी इसमें जो आ रहा है ये वैल्यू, यानी अगर मैं यहाँ पर, सॉरी मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दी, आप लोग बता भी नहीं रहे, ये आईडी इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए अब आईडी इस पैरामीटर में तो जा रही है, आईडी इस पैरामीटर में जा रही है, लेकिन कंडीशन लगा दी इस मेथड में कि भाई अगर आईडी जो है वो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, यानी सॉरी नॉन ज़ीरो नॉन नॉन पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो क्या होगा जनाब, ये इनवैलिड आईडी दे देगा। जब इनवैलिड आईडी दे देगा तो ये एल्स का ब्लॉक चलेगा ही नहीं। अब इस पैरामीटर में तो वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे आकर ये पूरा ब्लॉक जो है वो ब्रेक हो रहा है। क्लास 2 मिनट रुकिएगा, ज़रा इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। अच्छा